Hi guys, welcome back to my channel and I hope you are doing well in the examination. And to help you with your exam preparation, again I am back with another video on IBO 06, International Business Finance. And I would like to again request you to keep my channel subscribed for more useful videos and also ask your friends to do the same. Okay, so let's start with the first question. And ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 5-6 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सारे वहीं से मैंने कलेक्ट किए हैं एंड वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको. एक्चुअली चैप्टर इतना इजी नहीं है, तो आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. ये कॉमन क्वेश्चन है, हर साल ही एग्जाम्स में स्ट्राइक कर रहा है एंड इसके मेन ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है. कुछ एक की सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे IMF वॉज सेटअप इन 1945. एट दैट टाइम इट हैड 190 मेंबर कंट्रीज एंड द मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू प्रिवेंट इकोनॉमिक इम्बैलेंस. दैट मीन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में लाने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था. And it also provides finance to poor countries and developing countries, and it also gives training facilities to all such countries. And the last one is to provide a forum for international monetary cooperation. Okay, एक दूसरी it provides a platform जहाँ पे countries negotiate कर सकती हैं. ठीक है, तो बहुत ही important organization है. एंड लेट्स सी वर्ल्ड बैंक. नाउ इसके तीन जो मेन रोल हैं, एक तो रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर है, टू रिकंस्ट्रक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. ये स्टार्टिंग में था ऑब्जेक्टिव एंड इट प्रोवाइड्स ए बेस फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है, बेसिकली ये भी इसका मेन रोल होता है, लाइक टू प्रोवाइड फाइनेंस टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, इसके देखिए मेन कंपोनेंट्स, जैसे कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम के जो मेन एलिमेंट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं जिससे वो फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है मनी, राइट. दूसरा बैंक. थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगेन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस और डिपॉजिट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, देन फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड सेंट्रल बैंक्स. एंड इंडिया में सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये सारे पॉइंट्स को आपको थोड़े थोड़े एक्सपैंड करने हैं अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स. व्हाट आर द रिस्क्स विच एन एक्सपोर्टर फेसेस व्हाइल डीलिंग इन फॉरेन करेंसी. ठीक है, फॉरेन का जब एक्सपोर्टर कोई फॉरेन करेंसी में डील करता है, मतलब बाहर अगर जब वो सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसको क्या रिस्क फेस करनी पड़ती है. व्हाट आर दोज पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग लॉस. ओके, now foreign exchange risk refers to a situation where a trader is affected due to the fluctuations of the exchange rates. क्योंकि देखिए जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं. ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्क तो वही है, तो एक्सपोर्टर को उसको फेस करना होता है. एंड बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट, ट्रांजैक्शन रिस्क. नाउ दिस रिस्क अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया, उस टाइम पे करेंसी का वैल्यू कम था. ठीक है, और उसकी वैल्यू मान लो 3 महीने के बाद में उसको पेमेंट रिसीव करना है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ऑब्वियसली थोड़ी रिस्क राइज हो जाती है. तो लाइक दैट. ओके, द अदर टाइप ऑफ रिस्क इज इकोनॉमिक रिस्क. इकोनॉमिक एक्चुअली एक कंट्री से जुड़ा हुआ है. if there is a change in the economic policies of a country or the exporting country, तो ये प्रॉब्लम होती है. देन कम्स ट्रांसलेशन रिस्क.
Now, this risk is faced by a company when it does business outside, but its financial performance is measured in the domestic currency. ठीक है, तो ये हो गई इसकी ट्रांसलेशन रिस्क. नाउ व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर दिस? कंपनी क्या कर सकती है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए? फर्स्ट, transactions should be done in the domestic currency. Then second, to build protection in commercial relationships and contracts. And third, foreign exchange hedging. ठीक है, foreign exchange hedging, it occurs when a company balances its cost and revenue in such a way that it cannot be affected by the change in the exchange rates. तो वहाँ पे hedging कर दी जाती है. ठीक है, hedging एक्चुअली इट्स बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. व्हाट आर इंटरनेशनल स्वैप्स एंड देयर मैकेनिज्म्स? नाउ स्वैप्स, इट स्टैंड्स फॉर ISDA भी बोल सकते हैं. द इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ बैंक्स and it helps to improve the market for privately negotiated over the counter, that is called OTC derivatives, by reducing risk in that market. ये derivatives के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. फॉर द टाइम बिंग जस्ट आप यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स. Then it frames standardized agreement which serves as a template for swap traders, right? And its three key functions are to reduce counterparty credit risk, to increase transparency, to improve infrastructure and derivative industries. तो ये हो गए इसके स्वैप्स के mechanisms. And okay, then next question, what is prime lending rate? Explain approaches to loan pricing. Okay, सबसे पहले समझते हैं प्राइम लेंडिंग रेट क्या है. PLR जिसको पॉपुलरली बोला जाता है. It is the interest rate charged by the commercial banks to their credit-worthy customers, especially big corporations. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो अच्छे कस्टमर होते हैं जिनके ट्रांजैक्शंस अच्छे होते हैं बैंक के साथ में, उनको एक स्पेशल कंसेशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है बैंक, एंड दैट इज कॉल्ड PLR. These rates include mortgage rates, small business loans, personal loans, like that. Okay, now लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे इट इज़ डिटरमाइंड बाय द रेट पब्लिश्ड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल डेली, एंड दिस रेट इज जनरली लोअर दैन द मार्केट रेट, एंड ईच बैंक हैज़ इट्स ओन PLR. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लोन प्राइसिंग अप्रोचेस और मॉडल्स, लाइक कभी भी लोन प्राइसिंग जो होती है बैंक वो कैसे डिसाइड करती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्लेक्स भी है. Now, the price of a loan is determined by its true cost of loan. कि बैंक को इसका असली में कॉस्ट कितना गिर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वो लोन को उस प्राइस में या इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करती है. नाउ कॉस्ट ऑफ लोन इज डिटरमाइंड बाय दिस सिंपल फॉर्मूला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए ट्रू कॉस्ट ऑफ लोन आर इंटरेस्ट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये तीनों को बैंक को देखना पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस कितने हैं. अगर वो लोन अगर कोई दूसरी पार्टी को दे तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह हैं वो सब कैसे हैं, और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन प्राइसिंग मॉडल्स जो कंपनी यूज़ करती है. एक तो फिक्स रेट मॉडल है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है. वेरिएबल रेट में चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लोन एंड द टेन्योर ऑफ लोन. एंड देन प्राइम रेट, दैट इज लो रेट फॉर गुड कस्टमर्स जिसको PLR बोला जाता है, एंड रेट फॉर जनरल कस्टमर्स. तो इस तरीके से 4 मॉडल्स हैं जिस ऑफ लोन प्राइसिंग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग पॉलिटिकल रिस्क. ये ऑलमोस्ट हर साल ही एग्जाम्स में ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है. ओके, नाउ पॉलिटिकल रिस्क रिफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री. ठीक है, एंड मेनली ये पॉलिटिकल रिस्क जो मतलब कंपनी को फेस करना पड़ता है ड्यू टू दिस फैक्टर्स, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ गवर्नमेंट चेंज. अगर बार बार गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है कंट्री में,
then there is a political risk. The level of violence, अगर कंट्री में बार बार वायलेंस हो रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. देन नंबर ऑफ आर्म्ड इंसरेक्शंस, अगर मान लो कि फॉरेन कंट्री का कोई अटैक हो रहा है या कोई ऐसा डर है अटैक होने का, देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम. देन कंफ्लिक्ट विद अदर स्टेट्स, कभी कभी देर आर इंटरनल फाइटिंग among the states of a country, so there arises the political risk. The next question is, what are the special conditions of international project appraisal and how these are different from domestic projects? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल चीज़ होता क्या है. नाउ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग ए कंपनीज posture relative to its business competition within and outside the country. It shows the overall performance of a company. It tells us about the strengths and weaknesses of a country. ठीक है, एक प्रोजेक्ट की एक तरीके से एनालिसिस कि कंपनी का स्ट्रेंथ कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है इन रिलेशन टू इट्स कंपिटिटर्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बेसिकली एक्सपोर्टर्स. जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द अप्रेजल ऑफ द कंट्री इन विच ही इज इम्पोर्टिंग. देन द स्टेप्स, identifying the strategic factors for success of an organization, analyzing the factors, okay, all these factors are analyzed and then determine the strength and weaknesses of the project or the company, then constructing comparative advantage of the company. Okay, okay, let's move on to the next question and this is international cash management. Okay, now देख लेते हैं, ये easy topic है, इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी हम लोग डिफाइन करके लिख सकते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज करेंसी एक्सपोजर रिस्क, राइट. इट हेल्प्स टू रिड्यूस कैश रिक्वायरमेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्मूथ ऑपरेशन और मूवमेंट. इट हेल्प्स टू मैनेज एंड कंट्रोल कैश रिसोर्सेज ऑफ ए फर्म एफिशिएंटली and it aims at improving cash collection and payment, making money available as and when required. So basically in international trade you should manage the cash effectively and for that you need a proper cash management. Okay, let's move on to the next question friends, and this is the next question. IMF के बारे में हम लोग बाद में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. What are international financial market and what are their objectives or purposes, and name the instruments treated here. Okay, now it is a place where financial wealth is traded between the countries. It comprises of stock market, bond market, currency market, derivatives market, commodity market and money market. ठीक है, so all these are financial markets, right. ध्यान में रखना है, please note it down. And there are a set of rules to be followed by all the importers and exporters, right, or the traders of this type of market. And what are the main objectives? To maximize wealth of its traders or shareholders, to finance importers and exporters, finance provide करती है, to encourage FDI, foreign direct investment, and to provide foreign currency exchange services. So these are all the objectives and let's see the main instruments. Foreign exchange market, that is one of the instrument. Then derivative product, international currency market, euro currency market, money market instruments, जो हम लोग पहले पिछले वीडियोस में किए हुए हैं इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. एंड बॉन्ड एंड नोट इश्यू, इक्विटी फाइनेंसिंग एंड BOP, that is balance of payment. So all these are the instruments of international finance market. Okay, let's move on to the next question. Explain the international money transfer mechanism. Internationally हम लोग मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? What is the mechanism or system? Okay, the RBI allows Indian citizens to transfer money through a process called outward remittance, and it can be done through banks, post offices, and digital payment platforms. The RBI allows up to $250,000 for transfer from India at a time, and the major factors that should be kept in mind when you make a transfer internationally.
The first is, for online transfer, it should take around 48 to 72 hours. Okay. And you should also consider the exchange rate. If you are transferring into dollars, you must see what is the value of $1 for a rupee. Then the overhead charges, platform charges. Then what are the methods by which you can transfer? You can make a bank draft or checks, cashier's check. Then you can transfer it by the way of international money order, online money transfer. Now for online money transfer you require a SWIFT code. जैसे IFSC कोड होता है बैंक में, IFSC कोड के बिना जैसे हम लोग फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लाइक दैट स्विफ्ट कोड चाहिए फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र. देन ऑनलाइन वायर ट्रांसफ़र, दैट इज़ वेस्टर्न यूनियन, बुक माई फॉरेक्स. तो ऐसे बहुत सारी बैंक्स हैं जहाँ से हम लोग ऑनलाइन वायर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर. ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर साल स्ट्राइक कर रहा है फ्रेंड्स. यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब होता है रिस्क, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. देखते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर यानी रिस्क क्या क्या होती है फॉर एन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर. ओके, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोजर. इट डील्स विथ एक्चुअल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. It occurs due to foreign currency debtors of sale, payment of imported goods or services, a receipt or payment of dividends, payment of EMIs, like that. तो ये सारे केसेस में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होती है. नाउ अगर यहाँ से चीज़ समझ में नहीं आती है, लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बॉट गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री टू बी पेड आफ्टर 3 months, and if the value of foreign currency rises in between that, you end up paying higher than your actual debt. So this is called transaction exposure. Now let's move on to the next type of risk, that is translation exposure. It is also known as accounting exposure. It occurs due to translation of books of accounts into the home currency. ये मतलब मोर और लेस बेस वही होता है कि हर सेकंड हर मिनट फॉरेन करेंसी के जो रेट होते हैं वो चेंज होते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड दोज रेट्स इन योर अकाउंट्स बुक. तो वहाँ पे ट्रांसलेशन रिस्क आती है. इट अफेक्ट्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू कंपेयरिंग कैश फ्लोज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग बुक ट्रीटमेंट. तो ये सारा हो गया अकाउंट्स के ऊपर ट्रांसलेशन रिस्क. एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर, now it deals with the whole economic system of the country. It is not applicable to a single firm rather than all the firms of a country, and the impact of this is higher than the other exposure. बहुत बड़ा exposure होता है, ये risk होता है, and it directly affects the value of a firm and it affects the cash flows and also the assets and liabilities of a firm. ठीक है, तो economic risk रिलेट्स टू द रिस्क ऑफ द होल कंट्री. अगर इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज हो गया तो आदमी कुछ नहीं कर सकता. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, तो क्वेश्चन में ओनली फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में दिया हुआ है, राइट. इसके अंदर स्वैप्स भी होते हैं, तो वो भी एक टाइप का डेरिवेटिव है. तो ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? These are financial contracts set between two or more parties that derive their value from an underlying asset. It can be traded on an exchange or over a counter. Prices of derivatives are determined from the fluctuations in the underlying asset, and the common derivatives include future contracts, forwards, options and swaps. ये 4 टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं: फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. एंड द कॉमन अंडरलाइंग एसेट फॉर डेरिवेटिव्स आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट इंडिसेस. डेरिवेटिव्स कैन बी यूज्ड टू हेज ए पोजीशन, स्पेकुलेट और गिव लिवरेज टू होल्डिंग्स. ठीक है, जैसे ये डेरिवेटिव्स में फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक एसेट परचेज आपको करना है 3 months के बाद. तो अभी मान लो एसेट की वैल्यू $1 lakh है, हो सकता है 3 months के बाद में उसकी $90,000 हो गई. तो वहाँ पे जो ओनर है एसेट का, ही मे बी इन लॉसेस.
तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव्स में इस चीज़ को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि भाई फ्यूचर में 3 महीने के बाद में जो एसेट की वैल्यू होगी उस वैल्यू में मेरे को ये एसेट परचेज करना है, तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उन दोनों के बीच में। ओके, देखते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। नाउ फ्यूचर्स में इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज फॉर द परचेज एंड डिलीवरी ऑफ एन एसेट एट एन एग्रीड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस, and these are standardized contracts that trade on an exchange and the parties involved are committed to buy and sell the asset। मतलब एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि भाई 3 महीने के बाद में एसेट को इस प्राइस में मैं खरीदूंगा या बेचूंगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन केस ऑफ फ्यूचर्स। फ्रेंड्स, ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में और फ्यूचर में द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर में जैसे ऑब्लिगेशन होता है, दे आर लाइक द बोथ द पार्टीज साइन द कॉन्ट्रैक्ट कि ओके आई विल बाय दिस एसेट एट दिस प्राइस इन फ्यूचर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, राइट ये चेंज करता है, बट दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू कंपनीज इन्वेस्ट अब्रॉड एंड डिस्कस इंडियन रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। कंपनीज बाहर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है, देखते हैं। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट, टू हैव डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग फैसिलिटीज, टू गेन इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग, टू रिटेन डोमेस्टिक कस्टमर्स, राइट। तो बेसिकली ये मेन फैक्टर्स हैं फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। एंड जो रेगुलेशंस हैं फॉर एफडीआई, these are foreign investors can invest directly in India either on their own or by joint ventures, and FDI is the majority in the majority of the sectors is under automatic route. No regulations approval is required because गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा इस चीज़ को एनकरेज करती है एफडीआई को, ठीक है। एफडीआई जितना ज़्यादा इंडिया में आएगा उतना ही अच्छा है इसके डेवलपमेंट के लिए। एनी एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एक्सेप्ट द प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। The government has put FDI regulations very transparent and easy to attract more and more investors, and the Department of Industrial Policy and Promotion, that is DIP, is all in charge of FDI. And FDI can be met through two routes, that is automatic route and the other is government approval route। ऑटोमेटिक कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, कोई भी सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए माइनिंग सेक्टर और डिफेंस और आर्म्स और ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया, सिविल एविएशन, सैटेलाइट्स, टेलीकॉम, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ओके, दीज आर सेंसिटिव सेक्टर्स। देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। Now, foreign exchange market is a market where foreign currencies are bought and sold. The traders include firms, foreign exchange brokers, banks, etc. And a large number of foreign currencies are traded, converted, and exchanged in this type of market. Let's see the important functions. Main functions may, to transfer funds through one currency to another, to provide short-term finance, to help in reducing foreign exchange risks. So these are the important functions performed by foreign exchange market. Okay, the next one is short note on CAPM, capital asset pricing model. Important one. Short notes में आ सकते हैं। It describes the relation between systematic risk and expected return on an asset. It is used for pricing risky securities. The basic principle behind CAPM is that an investor makes an investment decisions on the basis of risk and return. रिस्क कितनी है, रिटर्न कितना मिल रहा है, अकॉर्डिंगली ही मेक्स एन इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट CAPM, कैपिटल एसेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, सो ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड देख लेते हैं इसके मेन एजम्पशंस क्या है। इन्वेस्टर्स आर प्राइस टेकर्स, जो भी मार्केट में प्राइस है वो उसको लेंगे, दे आर नॉट प्राइस मेकर्स। देयर एक्सपेक्टेशंस आर होमोजीनियस, presence of riskless market, no taxes, no transaction cost, and etc. And market is perfectly competitive. तो these are all assumptions. And इसका मैंने एक ग्राफ भी बनाया यहाँ पे CAPM का। ओके, एंड हियर ऑन द y एक्सिस रिटर्न है, ऑन द x एक्सिस रिस्क है,
एंड यू कैन सी दिस इज रिस्क फ्री रेट एंड मार्केट रेट, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे है. एंड दिस रेड कलर triangle is risk premium, and this point is market folio rate, and this curve is called security market line. So like this you can draw this. Again, why do companies borrow through bonds rather than taking bank loans? ये बहुत ही मतलब बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि जनरली कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो बॉन्ड इशू करती है. ठीक है, बैंक से लोन लेना कम पसंद करती है. व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? Bonds are debt securities issued by the corporations. There are many types of bonds such as government bond, corporate bonds, municipal bonds, etc. And government bonds are the safest one. And the companies prefer bonds to bank loans because bonds are less expensive and attractive. The interest paid on bonds is less than that of the bank loans. Companies get greater freedom to use the funds. Large amount of money can be taken through bonds, and companies need not give mortgage to avail loans, and there are no restrictions, minimum of paperwork. Okay, the next is BOT BOP. इन दोनों का डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, it consists of import and export of all visible items, tangible items, that means goods. And in BOP it covers all visible and invisible item also. It also, like, that means goods and services. It records only current account items, and it records both current and capital account items. It is not a true indicator of the economic growth and development of a country, BOT, but BOP, it's a true indicator. And balance of trade may be favorable or unfavorable. If exports are more than imports, that is favorable. And if imports are more than exports, then that is unfavorable. But in balance of payment is always balanced. The total of receipts should match with the total of payments. Let's move on to the next question. Another short note on transfer pricing. Now what is this? It is an accounting practice that represents the price that one division in a country, or a company, charges another division for goods and services provided. It occurs when goods and services are exchanged between the divisions of the same company. The aim is to save taxes, and it is common in case of MNCs. ये मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में. तो ईजी चीज़ है, जैसे मान लो कि कॉलगेट इंडिया, तो यहाँ पे जैसे इंडिया में टैक्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड मान लीजिए कि सिंगापुर में टैक्सेस कम है, तो ऑब्वियसली टैक्स बचाने के लिए एंड टू अर्न मोर प्रॉफिट, कॉलगेट यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी, इंडिया से सिंगापुर, ठीक है. तो इन दैट वे दे सेव टैक्सेस, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र प्राइसिंग. या फिर सिंगापुर से इंडिया, अगर वाइस वर्सा केस है. ओके, देन ब्रेटन वुड्स सिस्टम. ओके, so this system was found in way back 1944, and gold was the basis for all currencies. But it came to an end in 1970 when IMF and World Bank were established after this. And the main aim was to stabilize currency rates and promote international trade. And in total, there were 44 member countries, and they all agreed to a fixed peg against US dollar. आज भी मैक्सिमम केसेस में जब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो डॉलर को हमेशा कंसिडर करते हैं एज ए बेस प्राइस. तो ये चीज़ आज भी चल रही है. एंड द कंट्रीज वे आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एंड मेंटेन देयर करेंसी पेग्स इन रिलेशन टू US dollars. Okay friends, that's all in this video, and thank you for watching and encouraging me to produce more videos. And apart from these topics, you must also read your books and other study materials, right? Because preparation doesn't have a limit, it's an ocean. The more you practice, the more success you are likely to get. So see you in the next video. Till then, goodbye, take care.